हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर कहें बिजनेस मैनेजमेंट के लेक्चर्स स्टार्ट किए थे मैंने, जिसमें कि आप लोग बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे रिलेटेड आप लोग के सारे चैप्टर्स मैं कवर करवा दूंगी। जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें और साथ ही जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, मेनली एग्जाम्स को फोकस करके जो चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो चीजें ज्यादा अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कराएंगे, जिससे कि आप बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में मैंने आगे कहा था कि इसकी प्रोसेस जो होती है, इसके फंक्शंस जो होते हैं, आपके नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रबंध के कार्य अथवा प्रक्रिया, फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक भी करिएगा। इस पर और भी सब्जेक्ट जो आप लोगों ने कहे थे उस पर भी ये वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो इसके लिए चैनल से कनेक्ट रहिए। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रबंध के कार्य अथवा प्रक्रिया क्या होती है। तो अभी तक हम ये तो समझ चुके हैं कि प्रबंध क्या होता है, कि किसी कार्य को करने से पहले जो भी हम नियोजन कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी प्रबंध में आ जाती हैं। और यही सारी चीजें उसकी प्रोसेस भी होती हैं, प्रक्रिया भी होती हैं और उसके कार्य भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा है कि प्रबंध के कार्यों को भली भांति समझने से पूर्व ये आवश्यक प्रतीत होता है कि हम ये जाने कि कौन व्यक्ति प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में काम ये सब कर कौन रहा है। कर तो वही रहा है ना, जो मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है। तो प्रबंधक क्या है कि एक अर्थ में हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रबंधक है, क्योंकि हम सब अपने समय, धन व योग्यताओं का नियोजन, नियंत्रण, निर्देशन करते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उन एग्जाम्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे, स्टडी आपकी क्या प्लानिंग क्या रहेगी, सारी चीजें आप पहले से डिसाइड करें। तो एक तरह से मैनेजमेंट आप भी कर रहे हैं, तो आप भी क्या है, प्रबंधक कहला सकते हैं, मैनेजर कहला सकते हैं। तो वही सारे कार्य जो होते हैं, इस प्रकार प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने बच्चों तथा घरेलू कार्यों का प्रबंध करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न विषयों को पढ़ने के लिए अपने समय का प्रबंध करते हैं। प्राचार्य विद्यालयों का प्रबंध करते हैं। प्रबंधक संचालक कंपनियों का प्रबंध करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रीगण राष्ट्र का प्रबंध करते हैं। और इस रूप में ये सभी प्रबंधक कहे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इसकी विशेषताओं में कि प्रबंध सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। हर चीज में हर जगह प्रबंध की आवश्यकता होती है, प्रबंध किया जाता है। परंतु यहाँ प्रबंध के कार्यों में अधिक स्पष्टता लाने के लिए प्रबंधकीय तथा गैर प्रबंधकीय कार्यों के मध्य एक रेखा खींचनी होती, यानी कि कौन से कार्य ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के कार्य कहलाएंगे, प्रबंधक के कार्य कहलाएंगे, और कौन से ऐसे हैं जो प्रबंध के कार्य नहीं होते हैं। इस दृष्टि से किसी भी फर्म या संगठन के कार्यों को दो भागों में डिवाइड करा जाता है। पहला हो जाता है गैर प्रबंधकीय या परिचालन कार्य, यानी कि ऑपरेटिंग टास्क, और दूसरा हो जाता है प्रबंधकीय कार्य, मैनेजरियल। क्योंकि जो प्रबंधक होता है एक बड़े पैमाने पर, कोई बहुत बड़ी चीज है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो वहां पर प्रबंध जो होगा वो सारे जो प्रबंध होता है वो सारे कार्य खुद से अकेले तो नहीं कर लेगा ना, उसको उन कार्यों को करने के लिए, कराने के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो जो लोग उन कार्यों को कर रहे होते हैं वो प्रबंध नहीं कहलाते, वो ऑपरेशनल टीम का हिस्सा होते हैं या फिर परिचालन कार्यों में आते हैं। अगर डिटेल में से हम समझें, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य के निर्देश व नियंत्रण में एक निश्चित कार्य करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि एक प्रबंधक जो होगा वो चीजों का प्रबंध कर रहा है, लेकिन वो सारे काम खुद नहीं कर रहा, उसके नीचे पूरी एक टीम होती है जो उन कार्यों को करती है, तो वो ऑपरेशनल कार्य होते हैं। इससे जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है कि पत्र टाइप करना है, मशीन चलाना है, हॉस्पिटल में मरीजों को दवा देना है, कक्षा में पढ़ाना है, ये प्रबंधक नहीं कह जाते, तो ये क्या है, प्रबंधकीय कार्य नहीं होंगे। अब आ जाता है कि मैनेजरियल टास्क, जो कि मेल आपके लिए जरूरी है जानना, क्योंकि एग्जाम में आपसे एक चीजें पूछी जाएंगी कि जिसमें कोई व्यक्ति अधीनस्थ व्यक्तियों से, अब एक चीज पॉइंट बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो सब ऑर्डिनेट होते हैं, अधीनस्थ हैं, जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों से तथा उनके साथ मिलकर, अकेले नहीं मिलकर सहयोग से अपने नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत कार्य संपन्न कराता है। जैसे कॉलेज का प्राचार्य शिक्षण कार्य संपन्न कराता है, प्रिंसिपल जो होता है वो बाकी जितने भी टीचर्स होते हैं सबको ऑर्गेनाइज करता है और उनसे जो है टीचिंग का काम करवाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला स्वास्थ्य सेवाओं के में जितने भी कार्य होते हैं वो सब संपन्न कराता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो मैनेजर हो जाएगा और वो जो कार्य वो कर रहा है वो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी चीजें ऑपरेशनल टास्क होती हैं और कौन सी मैनेजमेंट टास्क होती हैं। तो इसी तरह से वास्तव में प्रबंधकीय कार्य गैर प्रबंधकीय कार्य से इसी रूप से भिन्न है कि प्रबंधकीय कार्य में अधीनस्थों के कार्य के संबंध में प्रबंध और दायित्व भी सम्मिलित होता है।
यानी कि जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं कैसे उनसे कार्य कराना है, उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो सारी चीजें क्लियर की जाती हैं। अब आ जाता है इसमें कि प्रबंध के स्तर क्या होते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आपका हो रहा है तो वहां पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो प्रबंध के स्तर क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 स्तर होते हैं। उच्च प्रबंध टॉप मैनेजमेंट हो जाता है, मध्यवर्ती मिडिल मैनेजमेंट, थर्ड हो जाएगा प्रथम श्रेणी प्रबंध, फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। तो ये आपके 3 तरह के होते हैं। अब आ जाता है कि किसमें कौन व्यक्ति आ रहा है या किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये फिगर देख रहे होंगे, उच्च प्रबंध यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है वहां पर कौन आता है, अध्यक्ष होता है, प्रबंध संचालक होते हैं और सामान्य प्रबंधक होते हैं। यानी कि अध्यक्ष जो कि चेयरमैन होगा, प्रबंध संचालक जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर कहेंगे, एमडी जिसे आप लोग शॉर्ट में कहते हैं, आपने सुना भी होगा, और सामान्य प्रबंधक जनरल मैनेजर हो जाता है। तो ये 3 आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो जितनी भी नीतियां हैं, अब ये काम क्या करते हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो यहाँ पर जो कंपनी को दिशा एक डायरेक्शन देते हैं कि कैसे काम किस तरफ होना है, क्या क्या चीजें करनी, जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं समझ लीजिए वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। इसके अलावा क्या कार्य करेगा, लक्ष्य निर्धारित करना, उद्देश्य, नीतियां, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्या गोल होगा कंपनी का, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर दूसरा आ जाता है विभागीय प्रबंधक। मध्यवर्ती में विभागीय जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके मैनेजर हो जाते हैं या फिर उप प्रबंधक उसके आते हैं, वो आपके आ जाएंगे मध्यवर्ती में। अब ये क्या काम करते हैं, इनका कार्य उच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों, रणनीति व नीतियों की व्याख्या करना तथा उन्हें कार्य रूप देना। तो ये क्या करेंगे, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, जो भी गोल डिसाइड किए हैं, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए, उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, ये काम होता है मध्यवर्ती प्रबंधकों का। यानी कि उद्देश्यों को कैसे अचीव करना है, गोल्स को कैसे अचीव करना है, प्राप्त करना है, उनके में कैसे कार्य किया जाएगा, ये काम होता है मध्यवर्ती का। अब आ जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें कौन आता है, पर्यवेक्षक आ जाएंगे, इसे हम सुपरवाइजर बोलते हैं, वैकेंसी सुपरवाइजर की भी निकलती है तो ये पर्यवेक्षक हो जाते हैं। अब ये इसके बारे में कि क्या करते हैं, इसके अंतर्गत मुख्यतः सभी विभागों के पर्यवेक्षक, टीम लीडर सम्मिलित होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों लेवल्स को समझना, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव पेपर अगर होता है तो वहाँ तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाता है कि नीतियां जो बनाते हैं वो कौन से लेवल के मैनेजमेंट होता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर आपका होता है। टीम लीडर जो होता है वो कौन सा मैनेजमेंट होता है, वो आपका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हो जाता है, निम्न स्तरीय प्रबंधक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कार्य इनके होते हैं, इनका प्रमुख कार्य दैनिक कार्य परिचालन में श्रमिकों से कार्य संपन्न कराना होता है। यह श्रमिकों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और श्रमिकों मध्यवर्ती प्रबंधक के बीच एक कड़ी के रूप में, यानी कि ये बीच में एक कड़ी के रूप में हो जाते हैं। जो भी श्रमिक होते हैं काम कर रहे होते हैं इनके अंडर में, सीधे आप देख रहे हैं क्या आते हैं इनके बाद, श्रमिक और लिपिक आता है, उसके बाद आ जाता है परिचालन व्यक्ति समूह। तो ये क्या हो जाता है, ये कड़ी हो जाते हैं इनके और इनके बीच में, आपस में एक कड़ी की तरह हो जाता है। जो सुपरवाइजर होता है, जो भी काम है किस तरह से कराया गया है, क्या क्या गलतियां हुई या क्या उत्तरदायी थे, ये सीधा बताएगा जो आपके मध्यवर्ती प्रबंधक होते हैं उनको। तो बीच में एक कड़ी की तरह होते हैं। अब ये काम क्या है इनका कि उत्पादन हेतु मशीन, औजार, कच्चा माल आदि की व्यवस्था करना, श्रमिकों की कार्यविधि समझाना, उन्हें प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, उनकी समस्याओं या जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुनना, उसको हाई लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये सारे कार्य इनके हो जाते हैं जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कार्य भी समझ में आए होंगे कि कौन कौन से कार्य होते हैं जो मैनेजमेंट करता है और कौन कौन से मैनेजमेंट करता है, ये भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ आज ही के अपने इसके एग्जाम के नजरिए से मत देखिए, इसके पर्सपेक्टिव से मत देखिए, आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर भी इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। प्रबंधक के जो प्राथमिक कार्य होते हैं, मेन, जहां से आपका मेन जो था प्रोसेस या फिर इसको समझना कि कार्य क्या है, तो मेन आर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, की जो मेन या प्राइमरी काम है मैनेजमेंट के वो कौन से होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सारे कार्य आपके आगे जाके टॉपिक्स भी अलग अलग हैं, जो अलग अलग चैप्टर बन जाते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। पहला है नियोजन प्लानिंग है, संगठन ऑर्गेनाइजिंग है, नियुक्तिकरण स्टाफिंग है, निर्देशन व नेतृत्व डायरेक्शन एंड लीडरशिप है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, संप्रेषण या संदेश वहन कम्युनिकेशन, नियंत्रण कंट्रोल हो जाता है, समन्वय कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कार्य, इसकी प्रक्रिया क्या होती है।
जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं वही एक पूरी प्रोसेस में चलते हैं और वो उसकी प्रक्रिया कहलाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक फिगर को, ये जो फिगर है प्रबंध की प्रक्रिया अथवा कार्य, यहाँ पर कार्य भी दे रखे और साथ साथ ये भी बताया है कि कैसे ये प्रक्रिया एक प्रोसेस के तौर पर चलते हैं। सबसे पहले आपका नियोजन का कार्य होगा, नियोजन के बाद संगठन आएगा, संगठन करेंगे, नियुक्ति आएगा, फिर निर्देशन नेतृत्व आएगा, फिर प्रेरणा आती है, फिर संप्रेषण, फिर नियंत्रण व समन्वय आ जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है। अब प्लानिंग क्या होती है इसको समझते हैं। प्लानिंग वैसे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्लान से प्लानिंग बना है। प्लान क्या होता है, कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं, जैसे घूमने जाना है, प्लान बनाते हैं ना एक कि हमें घूमने जाना है, वहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, जाने का कितना क्या साधन होगा, किससे हमें जाना है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हैं ना, वो प्लान हो जाता है और उसी को ही प्लानिंग कहा जाता है। नियोजन जो है आपका किसका शब्द है, ये आपका प्रबंधकीय मैनेजमेंट का एक शब्द है। अब नियोजन में क्या रहता है कि अगर हम सीधे से समझें तो हमें भविष्य में जो कुछ भी करना है, फ्यूचर में जो हम करने वाले हैं, उसके बारे में पहले से हम पूरी एक योजना बनाते हैं, पूरा एक चीजें जो है प्री डिसाइड करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। बहुत डिटेल में आगे इस पे एक अलग चैप्टर है जहाँ पर हम इसको समझेंगे। यहाँ पर इतना ही समझिए कि नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक भविष्य के बारे में सोचता है तथा उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल मार्ग का चुनाव करता है कि भविष्य में हमें क्या करना है और कैसे हम उसे करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा हमारा क्या विकल्प होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसको चूज करेगा या चुनता है, वो कहलाता है आपका नियोजन या फिर प्लानिंग। तो नियोजन में क्या किया जाता है, तो उसमें हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, गोल्स पहले डिसाइड किए जाते हैं कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, नीति निर्माण किया जाएगा, प्लान पॉलिसी मेकिंग करते हैं, नियम बनाएंगे, कुछ आपके रूल्स सेट करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, ये सारी चीजें आपकी आती हैं और डिटेल में हम इसका जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। फिर इसका नेक्स्ट कार्य जो है प्रबंध कहा जाता है वो हो जाएगा संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। संगठन क्या है, संगठन मैंने पहले भी आपको बताया था जिसको फर्स्ट वीडियो आई थी वहां पर कि संगठन क्या है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, लोग होते हैं। एक एक संस्था को चलाने में लोग शामिल होते हैं। जब तक आपकी ह्यूमन पावर नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, तब तक उस संस्था को आप नहीं चला सकते। मशीनें आपके पास सहज इतनी हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए ना। तो जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनका एक समूह, एक ग्रुप जो बनता है वो ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब हमने डिसाइड तो कर लिए सारे गोल्स अपने, हमने प्लानिंग पूरी कर ली, लेकिन अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता है, लोग चाहिए हैं। तो यहाँ पर ऐसे कि बताया गया है कि प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन के पश्चात संगठन का स्थान है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए श्रम, पूंजी, मशीन, कच्चा माल आदि जुटाने होते हैं, जिनका भरपूर उपयोग एक अच्छे संगठन तंत्र द्वारा ही संभव है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मशीनें हैं, ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है, तो मशीनें खुद से प्रोडक्शन नहीं कर सकती। उनको ऑपरेट करने के लिए हमें ह्यूमन पावर चाहिए, लोग चाहिए, वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो किसी भी उपक्रम की सफलता बहुत कुछ इसी तथ्य पर निर्भर करती है कि उस उपक्रम की संगठन संरचना, योजना, लक्ष्यों के अनुरूप की गई है या नहीं। यानी कि जो आपका संगठन है, आपने व्यक्ति निर्धारित किए, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो उनके आपने देखे होंगे कि वहां पर ऐसे ही अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है, बहुत से कई उनके उससे गुजरना पड़ता है। गवर्नमेंट भी आपकी एम्प्लॉय रखती है तो वहां पर भी आप एग्जाम्स देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, मेरिट में आते हैं, उसके बाद वहां पर आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि आपको चुना जो जा रहा है तो कई इस पे चुना जा रहा है, क्यों कि ताकि अच्छे से अच्छे लोगों को अपॉइंट किया जाए, इससे कि वो सही और अच्छा काम करके उतना ही प्रोडक्शन भी कर सके। इस वजह से तो यहाँ पर क्या है, संगठन व्यक्तियों के समूह जो कि किसी एक लक्ष्य के लिए, जो भी संस्था का होगा, एक गोल के लिए मिल करके कार्य करते हैं, तो वो चीज संगठन कहलाती है। और डिटेल में हम इसे आगे जिसका चैप्टर है वहां पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है नियुक्तियां, यानी कि स्टाफिंग। नियुक्तियां क्या होती है, स्टाफिंग क्या होता है। नियुक्तियां में जैसे कि अभी मैंने बताया, अब आपने नियोजन कर लिया, पूरी प्लानिंग बना ली, आपने संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सोच लिया, तो ह्यूमन पावर चाहिए, ये तो पता है। कहाँ से आएगी, हमको स्टाफ अपना नियुक्त करना होगा। अब स्टाफ नियुक्त करना यानी कि लोगों को काम पर रखना, कैसे रखना है, क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या सिर्फ इंटरव्यू बेस होगा, रिटर्न भी एग्जाम होगा, क्या क्या उसके लिए आपका काम कौन कौन सा, हर काम के लिए हर व्यक्ति नहीं होता। आपने कॉमर्स ली है तो आप अकाउंटेंट बनेंगे, आप जो इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकते।
तो वहाँ पर इसके लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो वही चीज़ कहने की बात है कि सही काम पर, सही जगह पर, सही व्यक्ति को लगाना या नियुक्त करना, वो आपका क्या कहलाता है, स्टाफिंग में आ जाता है। ये भी किसका काम होता है, मैनेजमेंट का ही काम होता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट निर्देशन या फिर डायरेक्शन। निर्देशन, डायरेक्शन, अब आपने लोगों को तो नियुक्त कर लिया, अब इसको एक पूरी प्रोसेस में ही समझते जाइए। जैसे कि मैं आप लोग को समझा रही हूँ, सबसे पहले हमने नियोजन कर लिया, उसके बाद हमने संगठन बना लिया, फिर हमने नियुक्त भी कर लिया। अब सिर्फ नियुक्त करना या किसी को अपने यहाँ हायर कर लेना ही तो काम नहीं है ना, उसको डायरेक्शन भी तो देना है, हमें निर्देश भी तो देने हैं, इंस्ट्रक्शन देना है कि कैसे काम को करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन है या वो निर्देश है, ऑर्डर्स नहीं कहेंगे, तो निर्देश है, वो इंस्ट्रक्शन है, वो देना भी किसका काम होता है, प्रबंधक का ही काम होता है। और डिटेल में इसका जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में समझेंगे कि कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान करना ताकि वे लक्ष्य की ओर बढ़ सके और सही ढंग से अपने काम कर सके। ये भी प्रबंध प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण के रूप में प्रबंध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये आपके सब प्राइमरी है, प्राथमिक कार्य है, मेन काम है जो कि प्रबंध को करने ही होते हैं। फिर आ जाता है इसमें अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति है, अब आपने उसको नियुक्त कर लिया, उसको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, अब लेकिन उसके काम करने का मन ही नहीं है, वो काम ही नहीं करना चाहता या अपना काम वो कर रहा है सही ढंग से नहीं कर रहा, अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर वो अपने जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उसको सही टाइम पर मोटिवेट भी करना। अब मोटिवेट आपका दो तरह से हो सकता है कि आप उसको अच्छी सैलरी ऑफर करें, सही ढंग से सही जगह पर उसको काम करें, फूड ऑफर करें, उस जहाँ पर काम वो कर रहा है आस पास की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, वातावरण पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, उससे उसका काम करने में मन लगे। बहुत सी चीजें होती हैं मोटिवेशन में शामिल होती हैं। तो ये आपकी दो तरह की होती है, धनात्मक भी कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी भी होती है। और डिटेल में इसके चैप्टर में हम इसको समझेंगे। मेनली ये होता है कि किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक कोई व्यक्ति खुद से आगे आकर के अपने मन से काम नहीं करना चाहेगा, वो अपना 100% नहीं दे सकता। उसके बाद क्या आ जाता है प्रबंध के कार्य में, संदेश संप्रेषण या फिर संदेश वहन, कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रहेगा आपका कि जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो थॉट्स होते हैं, विचार हैं या तर्क हैं या कोई भी सूचना है, उसका एक दूसरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है और दूसरा व्यक्ति उस पर आपको अपना फीडबैक दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रबंधकीय प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के बाद संप्रेषण का स्थान है और यह प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आपस में बातचीत नहीं हो रही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात नहीं पहुंच रही है, तो क्या वहां पर बाकी के प्रबंध के सारे काम हो पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। एक से बात दूसरे तक पहुंचना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सही टाइम पर सही सूचनाएं टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो है, आपके जो नीचे के स्तर के मैनेजमेंट है और नीचे के जो स्तर के मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, श्रमिकों की बातें या परेशानियां समस्याएं सब संप्रेषण के ही माध्यम से पहुंच सकती हैं। इसलिए संप्रेषण भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, मैनेजमेंट। फिर आ जाता है नियंत्रण या फिर कंट्रोल। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने बाकी सारे काम तो कर लिए, लेकिन अगर आपने उन पर जो भी आपने स्टाफ नियुक्त किया था कंट्रोल नहीं है आपका, तो सही ढंग से वो कार्य नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, आपकी प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे। तो इसलिए अब उन पर कंट्रोल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं कि नियंत्रण प्रबंधन की प्रक्रिया का एक अंतिम चरण होता है और नियंत्रण से आशय ऐसी प्रक्रिया से है इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य योजनानुसार हो रहा है या नहीं। यदि परिणाम योजना लक्ष्यों से दूर है, अर्थात असंतोषजनक या सुधारात्मक कदम उठाना भी नियंत्रण का ही भाग होता है। यानी कि जो आपने क्योंकि प्लानिंग तो कर रखी थी पहले से, आपका पूरी तरह से पूर्व निर्धारित थी सारी चीजें, अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाया, इसलिए आपको उनको कंट्रोल रखना जरूरी है कि उसी के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आपने पहले से सोचे थे वही रिजल्ट ही निकल करके आए। तो नियंत्रण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है समन्वय। समन्वय बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संगठन व्यक्तियों का समूह है, वहां पर बहुत से लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो जब तक उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य क्योंकि एक है, लेकिन वो उस एक लक्ष्य के लिए काम करे, इसके लिए उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, क्रिकेट में है, एक टीम खेल रही है, हमारी टीम हमारे देश के लिए खेल रही है, तो उसमें 11 प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, वो 11 प्लेयर्स का एक ही लक्ष्य होता है कि हमको इस मैच को जीतना है, विन करना है।
तो वो उस लक्ष्य के लिए सब लोग मिल करके एक साथ खेलते हैं, एक टीम में खेलते हैं। तो आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, फील्ड में है, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, उनमें एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, सहयोग देते हैं एक दूसरे को, तभी वो अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। सेम वही चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होती है कि अपने लक्ष्यों को अचीव करने के लिए उनको एक साथ मिल करके काम करना होता है, जिससे कि वो लक्ष्यों को अचीव कर सकें। तो उसके लिए समन्वय, कोऑर्डिनेशन का काम भी मैनेजमेंट का ही होता है कि आपस में मतभेद ना करें, किसी को कम किसी को ज्यादा ना समझे, सभी को अपनी बात रखने का अवसर दे। बहुत सी चीजें होती हैं और डिटेल में इसका चैप्टर है अलग से पूरा, उसमें हम समझेंगे। तो ये क्या थे, ये आपके प्रबंध के मेन प्राइमरी कहेंगे कि कार्य समझ लीजिए, फंक्शंस थे, और यही एक प्रक्रिया होती है जिससे कि प्रबंध का काम किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है और मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा कि प्रबंध के सहायक अथवा अन्य कार्य। तो इसके सहायक या अन्य कार्य जो होते हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वहां पर समझेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा कि प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है, डिटेल में समझाइए। या फिर ये पूछा जा सकता है कि प्रबंध के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो वो आपको लिखना होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे कार्य। जितना भी मैंने आपको समझाया है तो उतना भी आप लिख दीजिएगा, आपको सफिशियंट होगा। उसके मार्क्स आपको मिलेंगे 8 पॉइंट, वहां पर थे मेन जो प्राइमरी कार्य थे। इसके सेकेंडरी कार्य हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।